नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, तो हम लोग लेके आए आईपीसी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में यूपी का आप लोगों को करा चुके, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं थक गई थी क्योंकि वो ना 1 आवर की लगातार थी मेरे, तो आज तो हमारा लास्ट रह गया था 311 तक हमने किया था ठग तक। ठीक है, तो चलिए यूपी और छत्तीसगढ़ जुडिशरी वालों 311 से 312 से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पढ़ने, कौन कौन से नहीं, कैसे पढ़ना, किन किन चीज़ों का आपको देखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन नंबर 312 से। सेक्शन 312, 313, 314, 315, 16, 17 और 18 है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपका वो बनता है 314 से, 315 से, 316 से, 317 से और 318 से। छूटे तो दो ही है, बाकी तो सारे बन रहे हैं, है ना। तो क्या कहता है बेटा, देखिए 312 आप जा रहे हो, 313 आपकी कंसेंट के बिना लेके जा रहे हैं। 314 में क्या होता है, 312 और 13 की कंडीशन में डेथ हो जाती है तो बात करता है। 315 कहता है कि शिशु को जीवित पैदा होने रोकने, जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कायद करना, यानी हमारा इंटेंशन बच्चा पेट में ही मर जाए या फिर ऐसा कोई एक्ट करना को पैदा होते ही मर जाए, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंस में। तो देखिए बेटे 315 बड़ा काम का है, क्योंकि 315 को अगर हम पढ़ते हैं 299 के एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के साथ, तो इसके एक लॉजिक निकलता है कि बच्चे को पेट में ही मार दो या ऐसा कुछ दो कि उसके कॉन्सिक्वेंस में मर जाए, तो 315। बच्चे का कोई एक हिस्सा भी बाहर आता देन आप उसको मार दो तो दैट इज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और बच्चा पूरा बाहर आ जाए उसके बाद अगर आप मारते हो तो ये मर्डर है, इसलिए 315 काम का है। 316 भी काम का है। आप एक फीमेल की डेथ कोज करना चाहते थे और यदि उसकी डेथ कोज हो जाती तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। महिला बच गई, पेट में पल रहा बच्चा मर गया, तो आपने 316 का ऑफेंस किया। क्या कहा, एक प्रेग्नेंट वीमेन थी, आप चाहती वो मर जाए, आपने उसको धक्का दिया और वो प्रेग्नेंट भी थी, ये तो पता ही आपको, क्योंकि आप चाहते ना रहे माँ, ना रहे बच्चा, ना घर की झिकझिक, खत्म करते हैं। किसी ने कह दिया पेट में बेटी है, ऐसे होता थे पुलिस केसेस। वो औरत बच गई, क्योंकि औरत मर जाती तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता। औरत बच गई, पेट का बच्चा मर गया, तो आ जाएगा 316। इसका इलस्ट्रेशन भी पढ़ना है, ठीक है। 317 हमारे लिए बड़ा काम का बेटा। 317 को आपको पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है 317 को? 317 को आप पढ़िए सेक्शन नंबर 307 के साथ। 307 का दृष्टांत और 317 हमेशा साथ पढ़ा जाता है। 317 कहता है शिशु के पिता या माता के द्वारा उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 साल से, या तो माता पिता या गार्जियन जो उसकी देखरेख कराए, 12 साल से कम के शिशु को आरक्षित छोड़ देना। यदि आप उसको असुरक्षित स्थान पे छोड़ देते हो तो 317 लग जाता है, और अगर आप उसके डेथ कोज करने के उद्देश्य से छोड़ देते हो तो 307 है, ठीक है। तो और वो मर जाता है तब तो 302 लग जाएगा। क्या कहा, आरक्षित छोड़ देना, बिना सुरक्षा के उसको छोड़ देना, आपका उद्देश्य उसको छोड़ देना है ना, फेंक दिया आपने, लेकिन ये आपका इंटेंशन मारना नहीं था। जैसे ही असुरक्षित स्थान पे मारने के इरादे से छोड़ते हो वैसे आपका 307 लग जाता है, इसलिए वहां का इलस्ट्रेशन इसके साथ पढ़ते तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। और 318 सिंपल सा आता है, मृत शरीर को छुपाना। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 317 का एक और क्वेश्चन है 317 का, कि आपने एक बच्चे को अंधी महिला के पास छोड़ दिया, है ना, ब्लाइंड महिला थी, तो क्या आपने कोई ऑफेंस किया? नहीं किया, क्योंकि अंधी महिला के पास उसको दूध वूध मिल सकता है। तो हमें देखना जिस जगह पे छोड़ा, जैसे रेल की पटरियों के पास छोड़ देना, बस स्टैंड पे छोड़ देना, कूड़ादान के पास छोड़ देना, वो असुरक्षित है। किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देना, किसी क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन होम पे छोड़ देना, हॉस्पिटल के बाद छोड़ देना, वो ऑफेंस नहीं है। और 318 सिंपल है, मृत शरीर को छुपाने के बारे में बात करता है। देन आता है आपके पास हट, किसकी बात करता है बेटा? हट की बात करता। हट कहां से कहां तक पढ़ते हैं अपन? 319 से लेके 338, 19 दूना 38, याद हो जाएगा, 19 का डबल 38। अब देखो 319, फिर 320, फिर 321, फिर 322, फिर रेड विथ 334, 335, फिर आता आपके पास 323 पनिशमेंट, 325 पनिशमेंट, 324 डेडली वेपन्स, 326 डेडली वेपन्स। ये बंच चलता है, ये इसका बंच चलता है आपका, ये इसका बंच चलता है आपका, ये दो पैलेट चलते हैं। देखो कितना बढ़िया से याद हो गया, पूरा प्री प्लस मेन प्लस चल दिए। फिर 326A और 326B अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 330 और 331। पुलिस ऑफिसर कन्फेशन लिखता ना,
तो क्या कहता है, पुलिस के द्वारा की गई कन्फेशन कैसी होती है, पुलिस को की गई कन्फेशन होती है, लेकिन वो एडमिशेबल नहीं होती। तो सवाल आता है आपके पास कई बार कि क्या पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन की जा सकती है? आप कहेंगे यस, पुलिस ऑफिसर को भी कन्फेशन की जा सकती है, बट क्या वो एविडेंस पे एडमिशेबल होती है? नो, वो एविडेंस पे एडमिशेबल नहीं होती है। तो कन्फेशन हो सकती है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 25। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन, तो ये आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। और ये 20 दिन तक को बिस्तर में पड़ा है, 18 दिन हो तो काउंट नहीं होगा, 20 दिन या उससे अधिक होने चाहिए, उससे कम दिन नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ जी, और 326 से कौन करेगा ट्रायल, सवाल आता है। 326 ए की ट्रायल कौन करेगा, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट, ये प्री का सवाल आता है। कौन सा केस है भाई 326 ए के साथ एसिड अटैक का सबसे शानदार केस कौन सा था, लिखो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, ठीक है। ये आपका रैपिड रिवीजन चल रहा है, इसलिए रिवीजन के हिसाब से बता रही हूँ, बाकी डिटेल क्लासेस आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस फाउंडेशन बैच चलाता है, उसमें एक एक लाइन एक एक चीज स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ाते हैं, ताकि कानून को एक एक लाइन आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 330 वेरी इंपॉर्टेंट है, 330 के दृष्टांत को लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 330 में कन्फेशन है, 331 में भी कन्फेशन है। 330 में कन्फेशन बाय हर्ट है, 331 में कन्फेशन बाय ग्रीवियस हर्ट है, ठीक है, ये पढ़ने। बाकी क्या आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, हाँ जी बेटा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 331 की एक और क्वालिटी बताऊं मैं, 331 ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, 331 ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास आता है, ये हो गया आपका कन्फेशन, और ये फिर आता है आपके पास रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन नंबर 339 से 348, 339, 340 पनिशमेंट, 341, 342 चारों तो पढ़ने ही है, साथ ही साथ 345 इज IMP। वाई IMP? जब कभी भी हैबेस कॉर्पस रिट का आपको ऑर्डर दिया जा चुका है कि जो कोई भी आपके पास कन्फाइनमेंट में उसको रिलीज किया जाए, फिर भी नहीं करते हो तो 345 में पनिशमेंट है। तो याद रखना बेटा, ये जो 345 है ना, ये किसकी पनिशमेंट है, ये हैबेस कॉर्पस रिट का ऑर्डर निकलने के बाद भी किसी को आप जो है रिलीज नहीं करते उसके लिए है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। 343 और 344 को डे से याद रखना, 3 या 3 से अधिक दिनों के लिए, और 344 10 या 10 से अधिक दिनों के लिए, ऐसे याद करना है, ठीक है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपने कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये जो है ना 340 हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसके लिए तो हमारे पास सेक्शन 100 है ना IPC का, उसका बेनिफिट मिलता है। यदि कोई आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इस तरह से करता है कि जिसमें आपको बचने की संभावना कम है, तो आप अटैक करके डेथ भी कोज कर सकते हैं, कोई सजा नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद 348 पढ़ना, क्यों पढ़ना बेटा 348? कन्फेशन वाला। और इसके साथ हम लिख सकते हैं 330 और 331। अब देखो पहले 330 331 में कन्फेशन हर्ट और ग्रीवियस हर्ट करके कर रहे थे, और 348 में जो कन्फेशन कर रहे हैं आपका, वो कैसा कर रहे हैं, आपको रॉन्गफुली कन्फाइंड करके किया जा रहा है। अंडरलाइन करो, 338 रॉन्गफुली कन्फाइंड करके आपसे कन्फेशन करवाना है, ठीक है। चलिए ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, आपके पास सेक्शन नंबर 349 से 374 तक, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, इससे नहीं, अपन करते हैं 349 से 358 तक। हाँ जी, इसमें आ जाएगा फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, मोडेस्टी, ABCD सारे आ जाएंगे, ठीक है। 349 फोर्स की बात कर रहा है, इसमें कोई पनिशमेंट, जनरली फोर्स की बात करता है। फोर्स 3 तरह से होता है, गति, गतिमान, गति परिवर्तन करके। क्या कहा, किसी चीज को मूव कर देना, किसी को रोक देना भी है। जैसे कि पहले जमाने में क्या होते थे, डाकू आते थे और जो शादी जा रही थी, डोली निकल रही थी, उनको रोक के उनके गहने लूट रहे थे। पहले के डाकू ठीक थे, एटलीस्ट उस महिला का रेप नहीं करते थे। आज के डाकू बद से बदतर हो चुके हैं, वो गहना चोरी भी कर लेते हैं और साथ में
रेप भी कर देते हैं, लास्ट में डेथ भी कोज कर देते हैं। तो पहले वाले डाकुओं के कुछ रूल और रेगुलेशंस थे, लेकिन हाँ वो डोली को जैसे ही रोक देते हैं तो गतिहीन करना भी क्या होता है, फोर्स होता है। हम जनरल फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स कहाँ पड़ता है, टॉर्ट में पड़ते हैं। जैसे इस फोर्स में क्रिमिनल वर्ड जुड़ जाता है तो 350 बन जाता है, क्रिमिनल फोर्स आ जाता है। ये क्रिमिनल फोर्स के अंदर शर्त क्या है कि सामने वाले को जब क्रिमिनल फोर्स करो 3 चीजें ध्यान रखनी है, क्षति, भय या शोभ, तीनों में से कुछ कायद होनी चाहिए, इंजरी, फियर और एनोई होना जरूरी है। उसके बाद आता है आपके पास इसके दृष्टांत, लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके सारे दृष्टांत पढ़ना है, छत्तीसगढ़ हो या यूपी, दोनों में ही एक क्वेश्चन तो इलस्ट्रेशन बेस आता ही आता है कि फोर्स हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि अपनी वाइफ का घूंघट उठाना फोर्स नहीं है, लेकिन दूसरों की वाइफ का घूंघट उनकी परमिशन के बिना उठाना क्या है, फोर्स है, ये ध्यान रखना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कब फोर्स है और कब फोर्स नहीं है। उसके बाद आता है अपने पास असोल्ट। क्या आता है उसके पास अपने पास, असोल्ट। असोल्ट की शर्त क्या है, असोल्ट कहता है कि भैया उसमें जो है जेस्चर बनता है, टच नहीं होता है। जहां बॉडी आपके टच हो जाती है दैट इज द कॉल्ड क्रिमिनल फोर्स, और जहां पे दूर से आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज तो तू गया काम से, दैट इज अ क्रिमिनल फोर्स। अक्सर कहते हैं मेरे आज हाथ में खुजली आ रही है, लड़कियां बोलती है हाथ में खुजली, मारने का मन हो रहा है, मैं तो कहती हूँ हाथ में खुजली आ रही, पैसे आएंगे मेरे। इज अ पॉजिटिव ना, वाई नेगेटिव, हर बार हर चीज को आप डबल बोलने की जरूरत नहीं होती ना, ठीक है। तो क्या बोला, असोल्ट, मैं तुम्हें मारूंगा, उसे बोला, कुछ नहीं किया, हाव भाव कुछ भी नहीं है। तो जब तक कि बोलने के साथ कोई एक्टिविटी नहीं, असोल्ट नहीं होता है। तो असोल्ट दूर से ही होता है ना, ऐसे मुक्का दिखाना, डंडा दिखाना, दैट इज कॉल्ड असोल्ट। 351 कहता है। अब इसके बाद आता है 352, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 353 पब्लिक सर्वेंट, 353 सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी से निर्वाह करने के लिए, भयोत्पादक करने के लिए हमला करने की बात करता है। और 354 सबसे पहला क्वेश्चन आता है 354 में, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, कौन से ईयर में हुए, तो लिखो 2013 में अमेंडमेंट हुए। इसकी पनिशमेंट में चेंजेस हुआ है। क्या हुआ बेटा, इसकी पनिशमेंट में चेंजेस हुआ है। तो पहला तो याद रखना, पनिशमेंट में चेंजेस हुआ है। ठीक है, पनिशमेंट में चेंजेस हो गया। सेकंड आता है आपके पास 354 में, ऑफेंडर कौन हो सकता है, तो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। कौन हो सकता है ऑफेंडर, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है जी, क्योंकि एक महिला भी महिला की लज्जा भंग कर सकती है, एक पुरुष भी महिला की लज्जा भंग कर सकता है। तो ये प्री का फिर से क्वेश्चन है। अब इसमें मिनिमम पनिशमेंट हो गई बेटा, 1 साल से कम की नहीं होगी, परंतु 5 ईयर्स हो सकती है। फिर 354 ABCD, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन ही लाइबल होंगे, फीमेल नहीं। ये आता है आपके सेक्शन बेस, तो इसको ऐसे याद करो। 358 में सेक्सुअल हरासमेंट करना, 350B में उसको विवस्त्र करना, 350C में उसको देखना और 350D में उसका पीछा करना। ऐसे याद करो, याद हो जाएगा। तो पहले में आता है आपके पास असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, सेकंड आता है विवस्त्र करना, उसको डिस्टर्ब करना, थर्ड वन आता है उसको वोरिज्म करना, उसको देखना, और देन आता है डी स्टॉकिंग करना। कई सारे एग्जाम में जो है ये सेक्शन बेस पूछते हैं कि वोरिज्म कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। तो जो रेगुलर स्टडी कर रहा है उसके तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक बार पढ़ता है, रिविजन नहीं करता, उसको आता तो सब है पर कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, जो बार बार स्टडी करता है, बार बार रिविजन करता है, तो उसकी चीजें याद होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन जो एक बार पढ़ाई करता है उसके कंसेप्ट क्लियर जरूर होते हैं, मैं नहीं कहती कंसेप्ट क्लियर नहीं, उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन वो चीजें याद नहीं रहती, इसलिए उसके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं तो वो प्री में रह जाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि कंसेप्ट से जुडिशरी नहीं निकलती, जुडिशरी निकालने के लिए आपको रटना ही पड़ेगा। ये कंसेप्ट इंटरव्यू में काम आ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट प्री प्लस मेन में कभी काम नहीं आएंगे। और जब तक प्री प्लस मेन नहीं निकलेगा, इंटरव्यू का नंबर कैसे आएगा? इसलिए रटना ही पड़ेगा, रटाफिकेशन करना पड़ेगा। कानून को अपनी भाषा में ना तो बदला जा सकता, ना कानून बदलेगा, और बदल गया तो फिर गए काम से, कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर आता 355, जरूरी नहीं 356 चेन खींचना, चेन स्नेचिंग की बात करता है, और 357 358 आप छोड़ सकते, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका एक और टॉपिक खत्म होता है। फिर आता है आपके पास हाँ जी, अब आया हमारे पास किडनैपिंग और अबडक्शन 359 से 374। यहाँ पे आती है हमारे पास किडनैपिंग, अबडक्शन, है ना, बलि चढ़ाना, फिर आता है रेमशन करना, फिर आता है फोर्सफुली काम कराना, वेश्यावृत्ति, सब चीज़ आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे 2-3 चीज़ें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो गड़बड़ी हो रही, किडनैपिंग जो होती है उसको हिंदी में व्यापहरण कहते हैं। किडनैपिंग को हिंदी में व्यापहरण कहते हैं। हम किडनैपिंग को, अखबार वाले इसको अपहरण कहते हैं। क्या कम है ना, अखबार वाले गलतियाँ कर देते हैं, वो अपहरण कह देता है। वो न्यूज़ वाले भाई, वो वकील थोड़ी ना है, अपन तो वकील है, अपन तो ध्यान रखेंगे ना कि क्या कहते हैं। तो क्या ध्यान रखना है अपन को, किडनैपिंग को व्यापहरण कहते हैं। किडनैपिंग 2 टाइप की होती है, 360, 361, 360 इंडिया के बाहर ले जाना। जब इंडिया के बाहर आप किसी को लेकर चले जाते हो उसके कंसेंट के बिना,
जो बड़ा है तो कंसेंट के खुद की कंसेंट से, और गार्जियन के अंदर रहता है तो गार्जियन की कंसेंट के बिना ले जाता है, तो वो क्या करता है, किडनैपिंग करता है। और यदि लड़का है 16 साल से कम, इंडिया के बाहर ले जाने के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गार्जियन वाला 361 है। तो क्या कहा कि इंडिया के बाहर किसी पर्सन को आप लेके जाते हो, बेला फुसला के ले जाते हो या कैसे लेके जाते हो, देखो तो प्राधिकृत किसी भी, हाँ जो भी कंसेंट देने के लिए, विदाउट कंसेंट। तो विदाउट कंसेंट किसी पर्सन को इंडिया के बाहर ले जाते हो तो आप क्या आएगा 360, इसमें कोई भी एज हो सकती है। और 361 कहता है कि लड़का 16 साल से कम और लड़की 18 साल से कम है जो इंडिया के अंदर आप किसी को लेके जाते हो उसकी गार्जियन की सहमति के बिना, तो आपने ऑफेंस कमिट किया है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात हो जाती है कि एक फीमेल है वो अपने पीहर में रहती है अपने बच्चे के साथ, और वो अपने बच्चे को अपने पिता से मिलने नहीं देती, तो उसके पिता जाके उस बच्चे को ले आते हैं उस अपनी वाइफ की कंसेंट के बिना। तो क्या पिता ने कोई ऑफेंस किया? नहीं किया, क्योंकि पिता को नेचुरल गार्जियन माना जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा है कि माता को कस्टडी दी गई है, माता को देखरेख के लिए दी गई है, तो फिर पिता को उसकी कंसेंट से ही लाना पड़ेगा। जनरल ले जाती है नो इशू, लेकिन जब कोर्ट के थ्रू ले जाती हैं तो फिर पिता को बिना कंसेंट के नहीं ला सकते, लाते तो पिताजी पर भी केस किया जा सकता है। इसका एक फेमस केस है अपने ना किडनैपिंग अब्डक्शन का, आप सबको भी आता होगा वो फेमस केस, क्या नाम है उसका, आप सबको भी याद होना चाहिए। तो एक मिनट बताती हूँ आपको इसका फेमस केस। वरद राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, किडनैपिंग का फेमस केस है वरद राजन वर्सेस मद्रास। ये किडनैपिंग का फेमस केस माना जाता है 1965 सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे केसेस भी हमारे पास, पर मेन केस आपका यही रहता है। फिर आता है आपके पास 362 अब्डक्शन करना। अब्डक्शन के लिए दो वर्ड यूज किए गए, अंडरलाइन कीजिए, फोर्स के द्वारा या डिसीव करके। आप किसी को फोर्सफुली खींच के ले जाते हो, बाल खींच के किसी को ले जाते हो, कपड़े खींच के ले जाते हो, और या फिर जो है आप डिसीव करके ले जाते हो, उसको प्रवंचना देके ले जाते हो। राजस्थान जुडिशरी में क्वेश्चन आते हैं, एक 15 साल का लड़का था, उसका रिजल्ट आता है और उसका रिजल्ट जो है फेल हो जाता है। वो डर जाता है, वो अपने मामा जी को फोन करता है, मामा जी रिजल्ट आया, मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ? मामा जी का कोई बात नहीं, तू बॉम्बे आ जा, तो टेंशन मत कर, यहाँ बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा कमाएंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, तो आ जा, लेकिन अपने घर पे किसी को बता के मत आना। मामा जी ने क्या कहा? घर में किसी को बता के मत आना। इसका मतलब 15 साल का बच्चा है, कंसेंट चाहिए थी, गार्जियन की चाहिए थी, गार्जियन ने कंसेंट दी नहीं, बिना गार्जियन के कंसेंट के ले गए, तो उन्होंने क्या किया? तो उसको कंसिडर किया गया था किडनैपिंग के लिए, और किडनैपिंग के लिए कहाँ किया? 361 में किया गया था। ठीक से, देर आता है आपके पास 363 किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट है। 363A डायरेक्ट आता है भीख मांगने के लिए, कहाँ पे दिया हुआ? 363A में दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है? लिखो 1959 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसको? 1959 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। फिर आता 364, इसको याद रखना बलि चढ़ाने के लिए। क्या याद करोगे शॉर्टकट में? बलि चढ़ाने के लिए किसी की किडनैपिंग अब्डक्शन करना। 364A फिरौती मांगना, ये आप सबको पता है, रेमशन की बात करता है। ये कब जोड़ा गया है? लिखो 1993 में। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? 1993 के अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है, क्योंकि आजकल अमेंडमेंट भी पूछ लेते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए भाई इसको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। फिर आता है आपके पास 365, आप छोड़ दीजिए। 366 क्या कहता है? मैरिज करने के लिए, विवश करने के लिए किसी का किडनैपिंग अब्डक्शन करना। और 366A 18 साल से कम की बालिका के साथ, और 366B 21 साल से कम की किसी फॉरेनर के साथ। सिर्फ टाइटल याद करना है, बाकी कोई काम का नहीं है। 367 छोड़ दीजिए, 368 छोड़ दीजिए, 369 10 साल से कम का बच्चा, उसके शरीर पे सोना चांदी पहना हुआ होता ना, उसको उठा के ले जाना, वो सोना चांदी लेने के पर्पस के लिए। ठीक है, 370 जो है वैसे तो मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन प्री में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ट्रैफिकिंग का, इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ना। अभी प्री में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, तो प्री में आपको बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर 370A 371 नहीं पढ़ना। 372 वेश्यावृत्ति के लिए, उस टाइटल देखना है, वेश्यावृत्ति आदि के पर्पस के लिए अवैध को बेचना और वेश्यावृत्ति आदि के लिए खरीदना। देखो 372 में बेचा और 373 में खरीदा। अब आता 374, प्री का क्वेश्चन आता है, फोर्स लेबर के पनिशमेंट बात करता है। ऑब्लिक करके लिखो आर्टिकल 23, यू नो आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स लेबर को प्रोहिबिटेड करता है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, उसके लिए पनिशमेंट 374 में दिया गया है। देन आता आपके पास 375 कहता है, रेप की बात करता है। रेप कब क्या माना जाता है? ये जो 7 कंडीशन है आपको याद करनी है, ये जो ना आपके 7 कंडीशन 375 की आपको याद करनी है। कौन कौन से 7 कंडीशन है आपकी?
कंसेंट वाली, वो कंसेंट दे रही है, उसको नॉलेज नहीं है कौन है क्या है, पहला उस स्त्री के कंसेंट के बिना, उस स्त्री की विलिंग के अगेंस्ट, उसकी कंसेंट के बिना, कंसेंट दिए पर मृत्यु भय में डाल के मार दूंगा तुम्हें, तुम्हारे रिश्तेदार को मार दूंगा। चौथा, स्त्री सहमति देती मान के उसका पति पर उसका हस्बैंड नहीं होता है। पांचवा कहता है स्त्री की सहमति थी लेकिन वो खुद क्या थी, अनसाउंड थी, इंटॉक्सिकेशन में थी, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। फिर 6 कहता है स्त्री की सहमति से, पर सहमति 18 साल से कम की लड़की के द्वारा दी गई है। क्या कहा, स्त्री की सहमति से वो जो 18 साल से कम की लड़की के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये अगर 18 साल, उसके बाद 7 कहता है कि वो डम है, मतलब ना बोल सकती, ना सुन सकती, ना समझ सकती है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, उसकी कंसेंट काउंटेबल नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में जो कंसेंट होती है वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, रेप माना जाएगा। तो ये ग्राउंड्स आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा अमेंडमेंट हो गए बेटा, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। तो आप एक काम कीजिएगा, नया बैरक तो जरूर ले आएगा, और नहीं ला सकते तो ऑनलाइन से प्रिंट आउट ले लेना, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास 376A। 376A किसकी बात करता है, 376A कहता है, 376 में इसका पनिशमेंट है। 376A कहता है कि रेप इस तरह से करना कि उसकी या तो उसकी डेथ हो जाए या बॉडीली वो अपंग हो जाए। 376A भी कहता है 12 साल से कम आयु के बच्चे के साथ करना, दोनों में डेथ सेंटेंस है। 376B कहता है, 376B कहता है जुडिशियल सेपरेशन में रह रही है अपनी वाइफ के साथ। यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन आता है कि जब जुडिशियल सेपरेशन में वाइफ रह रही है, उसके साथ आप कुछ ऐसा करते हो जो कि रेप की डेफिनेशन में आता है, तो वो आपके अगेंस्ट करेगी AFIR। क्या करेगी आपके अगेंस्ट, AFIR, B कंप्लेंट, C A एंड B दोनों में से कुछ भी कर सकती है, D रिट लगाएगी। तो इसका आंसर होगा कंप्लेंट करेगी। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका कॉन्सिक्वेंस कहाँ है, CRPC सेक्शन नंबर 198B में, क्योंकि ये सब्सटेंटिव लॉ है और CRPC प्रोसीजर लॉ है। तो इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया, CRPC में दिया गया है। फिर 376 कहता है अथॉरिटी के पास कोई पर्सन है उसके साथ रेप करना। 376 गैंग रेप करना। सवाल आता है कि गैंग रेप में क्या एक महिला भी ऑफेंडर हो सकती है, जिसका हो रहा वो नहीं, अदर कोई महिला भी हो सकती है। यस, जो भी गैंग रेप में मदद करता है वो भी गैंग रेप का ऑफेंडर माना जाता है। फिर 376BA 16 साल से कम आयु की लड़की, और 376 जो है हमारे बात करता है क्या बोलते हैं DB, जो बात करता है तुम्हारे 12 साल से कम की लड़की के साथ की। और 376 ये कहता है रिपीटेशन करने पर पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, और 376 फिर इसका फेमस केस है तुकारा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सबको पता है रेप के रिलेटेड, तुकारा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978, जिसको मथुरा केस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं, मथुरा केस के नाम से भी जानते हैं। अब आता 377 माँ का लाडला बिगड़ गया, गाना था ना एक, तो अननेचुरल ऑफेंस की है। इसमें एक पार्ट जो है इन्होंने हटा दिया है, दूसरा पार्ट आज भी एनिमल्स के साथ आज भी नहीं कर सकते, मेल फीमेल अब साथ में रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा केस था, केस का नाम लिखो, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम लिखो, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। हम जो वेरी इंपॉर्टेंट केस होते हैं, जो एग्जाम आने लायक होते हैं, अपने फाउंडेशन बैच में डिस्कस करते हैं, वो लिखवाते भी हैं, उसकी डिटेल भी बताते हैं, और ये सारे के सारे जो मैं अभी आपको पढ़ा एक एक लाइन रीड कराते हैं सारे सब्जेक्ट की। उसका रीज़न ये है कि हम 0 से Z तक पढ़ाते हैं। जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, सिलेक्शन होना ही नहीं होना आपके और मेरे हाथ में नहीं, पर अच्छी प्रिपरेशन करना आपके मेरे हाथ में। मेहनत करने में हर्ज नहीं है, लिखा है तो होके रहेगा, पर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप लोग फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे साल चलता है हमारा, सुबह की टाइम रहता है, शाम को भी रहता है। आपको उसकी डिटेल चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप फीस स्ट्रक्चर जाना चाहे तो कॉल मैसेज करें, व्हाट्सएप पे आपको डिटेल मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इससे पहले 2 केसेस आए थे जिसमें सबसे पहले अंगुली उठी थी। पहला केस था नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली प्रशासन। नाज फाउंडेशन दिल्ली प्रशासन ने भी यही कहा था 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें, और उन्होंने कर भी दिया। फिर नाज फाउंडेशन दिल्ली प्रशासन को उन्होंने चैलेंज किया वापस। किसके केस में क्या था, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन में, और उन्होंने कहा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, सजा मिलनी चाहिए। और फाइनली 2008 में नवतेज सिंह जौहर जी ने कहा और उस केस पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसलिए अभी फेसबुक पे और बहुत सारी चीज़ें दिखती है, बहुत खतरनाक चीज़ें दिखती है। अब है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एनिमल्स के साथ आज भी रहता है, क्योंकि होता गांव के अंदर शादियां होती है, मंगल की पूजा वूजा कराने के लिए पशुओं के साथ अत्याचार किए जाते हैं, तो उसके लिए अभी भी सजा आपको मिलेगी। तो इस तरह से इस इतने बड़े चैप्टर को एकदम शॉर्ट में आपको तैयार करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर भी जो है काफी बड़ा है, उसको भी अपन थोड़ा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि इस अगले चैप्टर में सबसे बड़ा ये पढ़ना कितना है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो चलिए चैप्टर नंबर 17 की बात करते हैं। कैसे कहता है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी।
इसको जब देखते हैं तो सबसे पहले 378 से 382 अपनी थेफ्ट की बात करता है, 383 से लगा के 389 जो है आपके एक्सटॉर्शन की बात करता है, 390 से लेकर 402 आपके रॉबरी की बात करता है, 403 से लेकर 404 तक आपकी मिस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, 405 से 409 तक मिस क्या बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है, 410 से लेकर 414 तक स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करता है, 415 से लेकर 420 तक आपके चीटिंग की बात करता है, 21 से लेकर आपके 24 तक विलेख की बात, कपटपूर्ण विलेख की बात करता है, फ्रॉडुलेंट डीड की बात करता है, 425 से लेकर 440 तक आपके मिसचीफ की बात करता है, 441 से लेकर 462 तक क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करता है। तो कितना बड़ा चैप्टर है, 378 से 462 बहुत सारा कवर कर लेता है। अब इसमें आप रिवीजन करते तो परेशान हो जाते हो, क्या पढ़ो और क्या छोड़ो, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है चोरी। चोरी की डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें हैं। चोरी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी की, पहला लिख दो मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। और सेकंड कहता है किसी की पोजीशन में होना चाहिए। इसका मतलब यदि डेथ बॉडी से कोई भी सामान उठाते हो वो चोरी नहीं है, क्योंकि डेथ बॉडी आपकी पोजीशन तो है डेथ बॉडी के पास, पर कंसेंट नहीं दे सकती, और चोरी की डेफिनेशन में कंसेंट होना जरूरी होता है। तो वो चला जाता है अपने 404 में। फिर आता है आपके पास, यहां सवाल आता है कि चोरी में आपकी कैसी होनी चाहिए। क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके पास कि थेफ्ट में कंसेंट कैसी हो सकती है। प्री का क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस हो सकती है या इंप्लाइड हो सकती है, या एक्सप्रेस इंप्लाइड दोनों हो सकती है। तो ध्यान रखना चोरी के अंदर जो कंसेंट है वो इंप्लाइड भी हो सकती है और वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारे इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं आपको। 16 के 16 इलस्ट्रेशन को एक नजर बार निकालना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका इलस्ट्रेशन नंबर डी देखना बेटा, इलस्ट्रेशन डी जरूर देखना। डी जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? डी जो है सेक्शन नंबर 405 के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार इसको जरूर देखिएगा, बाकी सारे कोई रीडिंग करनी है। याद रखना, आप अपनी प्रॉपर्टी की भी चोरी की जा सकती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आता है, 2 क्वेश्चन पूछूंगी, दोनों क्या आंसर देना। पहला, एक लड़की है, अपने घर पे रहती है, खिड़की में उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसको इशारा करता है हेलो, मतलब वो तुम्हारे पिताजी का जो लैपटॉप पड़ा है पास में, पर्स पड़ा, उसमें पैसे दे ना मेरे को। लड़की है, बॉयफ्रेंड है, तो कैसे डिनाई कर सकती? पिताजी नहाने गए हुए थे, लड़की ने लैपटॉप उठा के लड़के को दे दिया और पैसे भी लड़के को दे दिया, लड़का लेके चला गया। सवाल ये आया कि यहाँ पे लड़की ने कौन सा ऑफेंस किया और उस लड़के ने कौन सा ऑफेंस किया? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक पत्नी है, उसका एक पति है, पत्नी का एक बॉयफ्रेंड है, वो खिड़की में आता है, इसे कहते हैं हेलो, पैसे चाहिए। क्या करे? वो कहती मेरे पास नहीं है, तो पति के पर्स में से दे दे। पत्नी अपने पति के पर्स में से पैसे निकाल के अपने बॉयफ्रेंड को देती, बॉयफ्रेंड लेके भाग गया, चला गया वहां से। यहाँ पर पत्नी ने कौन सा ऑफेंस किया और यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड ने कौन सा ऑफेंस किया? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। 379 चोरी के लिए पनिशमेंट है। इसको अब आगे वाले को कैसे याद करना है? 380 घर में से चोरी, 381 क्या बोलते हैं पब्लिक, क्या बोलते हैं सर्वेंट और क्लर्क के दो चोरी, और 382 अपन तैयारी के साथ जाते हैं। किसकी तैयारी? डेथ, हर्ट और क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट की तैयारी के साथ। यदि इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट अगर आपके रेस्टोरेंट हो तो रॉबरी बन जाता है, और सिर्फ उसकी तैयारी के साथ जाता है तो बन जाता है आपका 382। यानी आप मेरे घर में चोरी करने आते हो और आपके साथ में चाकू भी होता है तो 382 में कंसिडर किया जाएगा। फिर एक्सटॉर्शन 383, एक्सटॉर्शन डरा धमका के कोई भी प्रॉपर्टी ले लेना। लिखो 383 में प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? तो लिखो 383 की प्रॉपर्टी जो है मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी। यहां से भी प्री का सवाल आता है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी वो कैसी हो सकती है? मूवेबल और इमूवेबल दोनों हो सकती है। फिर इसके दृष्टांत भी चारों देखने, और 384 कहता पनिशमेंट। अब 385 से लेकर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसमें अगर देखना तो आप एक सेक्शन देख सकते हो, और वो है आपके पास 388। इसका टाइटल देखना, टाइटल भी साधना है कि मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन करना कि अगर तूने मुझे ऐसा नहीं किया तो मैं कह दूंगा तूने अटेम्प्ट टू मर्डर किया मेरा। मतलब झूठा किसी को फंसाना, किसी केस में, या तो डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में, तो वहां पे कोई चीज आपसे मांगते हो। फिर आता आपके पास 390, यानी जैसे ही आपकी और आपकी ये क्या कहा मैंने
कि जैसे ही आपकी थेफ्ट का एक्सटेंड होता है वो रॉबरी बन जाती है, एक्सटोर्शन का एक्सटेंड होता है वो रॉबरी बन जाती है। कैसे बन जाती है? नॉर्मल थेफ्ट की, लेकिन थेफ्ट के साथ सामने वाले की इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रेस्ट्रेंट होता है, या फिर एक्सटोर्शन के साथ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रेस्ट्रेंट होता है, तो क्या बन जाता है आपका एक्सटोर्शन, आपकी थेफ्ट जो है रॉबरी बन जाती है। 2-3 एग्जाम्पल देते पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए, पहला तो सवाल आता है मेरे पास कि थेफ्ट में कितने परसेंट चाहिए? 1। एक्सटोर्शन में कितने चाहिए? 1। रॉबरी में भी कितने चाहिए? 1। मिनिमम 1 चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुना। मेरे पास आपकी एक वीडियो क्लिप है, मैंने आपसे कहा कि पैसे दे जाना और ये वीडियो क्लिप ले जाना। क्या कहा मैंने? पैसे दे जाना और ये वीडियो क्लिप ले जाना, राइट। आपने पैसे नहीं दिए तो मैं इसको लोगों को बता दूंगी, ठीक है। आपने मुझे पैसे नहीं दिए, नहीं दोगे तो मैं लोगों को बता दूंगी। इस केस में क्या हुआ? मैंने आपको धमकी दी, ये एक्सटोर्शन है, ठीक है। या फिर आपका बच्चा मेरी टोली के पास पड़ा है, पैसे दे जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ, ये भी क्या एक्सटोर्शन है। पर मैं आपके सामने बच्चे को लेके खड़ी हूं, पैसे दे रहा है, फेंकूं, यानी तुरंत प्रभाव से उसको मारने की, आपको या आपके साथी को मारने की कोशिश कर रही हो, तो ये क्या बन जाती है? मेरी रॉबरी। ठीक वैसे थेफ्ट है, चुपचाप ले जाना, लेकिन पीछे से मैंने आपको दबोच लिया और फिर पैसे निकाल लिए। क्या कहा? पीछे से मैंने आपको दबोच लिया और फिर पैसे निकाल लिए। या फिर हम 5-6 जने आते, चारों ओर से तुम्हें घेर लेते हैं, 3 जने आते, दोनों साइड 2 लोग खड़े, मैं होती हूँ पीछे से आपका पर्स निकाले, तो आपको पता मेरे चोरी की जा रही है, तो ये क्या है आपके पास? ये आपका रॉबरी है। सिंपल किसी से करो तो चोरी है, क्या बोलते, चोरी है। लेकिन जैसे ही 2-3-4 जने ग्राउंड बना के खड़े हो जाते हैं, फिर कोई चीज निकालते हैं या पीछे से आपको ऐसे टाइट पकड़ के आपका रेस्ट्रेंट करके फिर सामान निकाल लेते हैं, तो ये आपकी थेफ्ट रॉबरी बन जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं अपन। 390 आ गया। 390 डेकोइटी, जैसे ही आपकी रॉबरी में 5 और मोर देन 5% हो जाएंगे वो डेकोइटी बन जाएगी। फिर 392 डेकोइटी के लिए पनिशमेंट है, ठीक है। अब बेटा प्री में आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो आ जाते हैं आपके पास 393 सेक्शन टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, 394 भी आ जाता है। इस बार भी आरजीएस में एक अच्छा क्वेश्चन आया था कि अगर मान लीजिए हम आपको जो है 390 क्या बोलते हैं 393 के लिए कंसिडर कर रहे हैं या 302 के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या 397 भी उसमें लगाना जरूरी है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछने लग गए, है ना। तो 395 डेकोइटी के लिए पनिशमेंट है, 396 डेकोइटी के साथ आप डेथ भी कर रहे हो, 397 कहता है अटेम्प्ट करने के साथ आता है, 398 कहता है डेडली वेपन के साथ आते हो, 399 कहता है प्रिपरेशन करके आते हो, 400 कहता है डाकू की टोली में शामिल होते हो, 401 कहता है चोरों की टोली में, और 402 कहता है असेंबल होना। मतलब सारे टाइटल, सिर्फ टाइटल याद, पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ टाइटल याद करना है, क्योंकि टाइटल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है। देन आता 403 का सवाल आता है आपके पास, ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। देखो थेफ्ट भी सिर्फ मूवेबल का होता है, और क्या बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं एक्सटोर्शन भी, सॉरी मिस एप्रोप्रिएशन भी मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है। और ये किसी की पोजीशन में नहीं होता, याद रखना 403 में नो पोजीशन, बट आपकी चीज नहीं, फिर भी आप उठा के उसको ले जाते हो। एक सवाल आता है, सर आप रास्ते से जा रहे थे, आपको एक 100 रुपए का पड़ा हुआ नोट मिला, आपने उठा लिया, आपने कौन सा अपराध किया? उठाना ऑफेंस नहीं होता है, सिर्फ उठाया है, आगे ले आपने यूज कर लिया, आपने अपने काम में परिवर्तित कर लिया तो ऑफेंस होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये याद रखना है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है आपके पास और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 भी है, दोनों देखिए। जब आप कोई चीज किसी की लेते हो, आपको उस समय आपका इंटेंशन गलत नहीं होता है तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में पता चलने के बाद वो आपका नहीं, फिर भी रिटर्न नहीं करते हो, तो ये है। अब सवाल 404 का आता है। 404 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसको बनने लग गए हैं। 404 कहता है कि 404 आपको क्या कहता है कि आप रास्ते से जा रहे थे, आपको एक डेथ बॉडी पड़ी मिली, उस डेथ बॉडी पे बहुत सारा सामान था, गहना चांदी सोना थे, आपने वो ले लिए, आपने कौन सा ऑफेंस किया? हाँ, मरे हुए शरीर से कुछ उठा लेना, कौन सा ऑफेंस किया? तो कहते हैं कि डेथ बॉडी कंसेंट नहीं दे सकती, कंसेंट दे सकती थी अगर मनुष्य जिंदा होता तो चोरी हो जाती। तो 404 ये सिखाता है कि मरने के बाद किसी पर्सन से कुछ सामान उठा लेना, दैट इज अ 404 का ऑफेंस है। क्या कहा? 404 का आपका ऑफेंस माना जाता है। उसके बाद आता है आपके पास 405 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक चीज है जो प्री का क्वेश्चन है वो ये आता है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कैसा पनिशमेंट दिया जाता है, नहीं सॉरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कैसी कंसेंट होती है, तो अंडरलाइन कर लीजिए
इसमें कंसेंट जो होती है वो इम्प्लाइड हो सकती है या फिर आपकी एक्सप्रेस हो सकती है। तो ये इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट वैसे तो हम कहाँ पढ़ते हैं, हम तो सिविल में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, सीपीसी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो कंसेंट है, सेक्शन 378 चोरी में भी दी गई है। तो इसके लिए पूछ लेते हैं कि कंसेंट इसमें कैसी है, तो हम वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा कौन सी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा सकता है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करने के साथ ही साथ हम आगे चलते हैं, यहाँ के सारे दृष्टांत आपको पढ़ने। बेटा मेरा रिकॉर्डिंग कर रही थी है ना, तो क्या कहता है आपके पास कि 405 आपकी रहता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, इसके सारे दृष्टांत पढ़ने हैं। आप कभी भी किसी भी को भी अपनी संपत्ति देते हैं, फिर जब उसे वापस मांगते हैं वो अवेलेबल नहीं होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में जो है आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। फिर यहाँ पे 406 तो पढ़ना ही है, 408 408 इज वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आपके सर्वेंट आपका लिपिक आपके साथ ऑफेंस करता है। अब आपको एक चीज बताती हूँ, ये सर्वेंट और लिपिक आपके पास 3 जगह गए बेटा। एक आया आपके पास 381 में, एक आया आपके पास 404 में, और एक आया 408 में। इन तीनों में क्या अंतर है? जब सर्वेंट और क्लर्क आपकी संपत्ति चोरी करते हैं आपकी कंसेंट के बिना, तो 381 लग जाता है। ठीक है, जब मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी आपके सर्वेंट लेके भाग जाते हैं आपके घर में से, तो 404। और आपने अपने क्लर्क या सर्वेंट को कोई प्रॉपर्टी दी उसकी देखरेख के लिए, उसके पास संभालने के लिए कि जब मांगूंगी तब दे देना, और वो लेके भाग जाता है, गायब हो जाता है, अपनी चीज़ों में यूज़ कर लेता है, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। बस देखना है तीनों का मीनिंग क्या है। एक में आपकी कंसेंट के बिना आपके घर में से चीज़ें गायब करना, एक में आपके मरने के बाद, एक में आपके देने के बाद आपने उसको ही दे रखी है कि तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें देखरेख करनी है, उसको अपने क्या बोलते हैं न्यस्त कर रखी है, और फिर वो लेके भाग जाता है। ठीक है, देन आता है 410 से 414, चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। चारों के टाइटल याद होने चाहिए, साथ में एक जनरल रीडिंग होनी चाहिए। 410 स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, और एक क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है? ए बाय रॉबरी, बी बाय डेकोइटी, सी बाय क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, बी डी बाय चीटिंग। तो यहाँ पे चीटिंग नहीं आएगा, यानी यहाँ पे 6 तरह की प्रॉपर्टी जो है स्टोलन प्रॉपर्टी होती है। बाय ऑब्टेन बाय थेफ्ट, ऑब्टेन बाय एक्सटोर्शन, ऑब्टेन बाय ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऑब्टेन बाय क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ऑब्टेन बाय रॉबरी, ऑब्टेन बाय डेकोइटी। तो चीटिंग इसमें नहीं आती। तो ये क्वेश्चन एमपी के एग्जाम में तो कई बार आ चुका है, और मोस्ट ऑफ सभी जगह आता है। ठीक है, देन आता है आपके पास 413 आपको याद करना है, अभ्यास पर करना, और 414 कहता है छिपाने में सहायता करना। 415 कहता है चीटिंग करना। चीटिंग किस किस की हो सकती है, ये प्री का क्वेश्चन है। चीटिंग देखो अंडरलाइन कीजिए, आपके बॉडी की, माइंड की, रेपुटेशन की और प्रॉपर्टी की, सबकी हो सकती है, ये ध्यान रखना। केवल प्रॉपर्टी की चीटिंग नहीं होती। केवल प्रॉपर्टी की चीटिंग क्या है? 420, मेरे साथ 420 हुआ, बाकी सबकी हो सकती है। जैसे कि मान लो किसी को HIV है, एक महिला है जो वेश्यावृत्ति का काम करती है, उसको HIV है, वो आपको छुपाती है इस चीज़ से, और आप उसके कनेक्शन में आते हो, और देन आपको HIV हो जाता है, ये चीटिंग है। तो चीटिंग में किसी चीज़ को छुपाना हो सकता है। इसका इलिस्ट्रेशन ए पढ़ना, इसका इलिस्ट्रेशन ए पढ़ना, और एक के साथ आप IPC का सेक्शन नंबर 170 पढ़ना, एक के साथ 170 पढ़ना। ठीक है, 416 पर्सोनेशन करना, अपने आप को कलेक्टर बताए हुए कार्य करना, पर्सोनेशन है। 416 के साथ भी आप 170 पढ़ना, IPC सेक्शन 170 पढ़ना। ठीक है, फिर आता है 417, फिर पनिशमेंट है इसका। 418 टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, इस नॉलेज के साथ कार्य करना के सदोषा नहीं हो सकता है। 419 क्या बोलते हैं, पर्सोनेशन करना, और 420 कहता है ये 420 प्रॉपर्टी के साथ करना। अब 421 से 421 भी टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है, इसको याद करने का तरीका देखना है। 420 के तहत आपके क्रेडिटर्स के लिए बेईमानी से कार्य करना, उसको निवारित करना, वितरण करने से निवारित करना। 422 के तहत लेनदार को उपलब्ध होने से बेईमानी से रोकना, ऋण। 422 को ऋण से याद कर लो। 423 जो है प्रतिफल की बात करता है, 424 कहता है छुपाने की बात करता है। यानी चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टाइटल देखना, अंदर पढ़ना ही नहीं है। चारों के टाइटल याद करना, एक क्वेश्चन टाइटल बेस पक्का आता है। फिर आता है 425 मिसचिफ करना, किसी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हो आप, उसकी वैल्यू लेस कर देते हो। अब एक सवाल पूछूं, ध्यान से सुनना। ए और 2 सवाल पूछेंगे, दोनों के आंसर है। ए और बी दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, ठीक है, और दोनों का एक जॉइंट हॉर्स है, घोड़ा है दोनों के पास, ठीक है। बी घोड़े को मार देता है, तो बी ने कौन सा ऑफेंस किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ए और बी साथ में बिजनेस करते हैं, दोनों का एक जॉइंट घोड़ा है यानी हॉर्स है, और बी उसको बेच के पैसे खा जाता है, बी उसको बेच के पैसे खा जाता है। तो पहले वाले में बी ने कौन सा ऑफेंस किया, दूसरे वाले में कौन सा किया, इसका आंसर चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देन आता है 426 मिसचिफ के लिए पनिशमेंट है। फिर 427 से लेकर आप छोड़ दीजिए, सारा पूरा छोड़ दीजिए, 440 तक मत देखिए, पूरा स्किप कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एक क्वेश्चन तुक्के से भी कर लेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आता है 441 से, फिर आता है हमारे पास 441 से।
441, 442, 443, 444, 445, 446 इनके पनिशमेंट अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं। 441 का पनिशमेंट 447 में दिया हुआ है। तो पहले तो टाइटल बेस आते ही आते हैं ये। वैसे मेन के एग्जाम के क्वेश्चन इसमें से ज्यादा बनते हैं, प्री केस में से कम बनते हैं। 441 क्रिमिनल ट्रेसपास करना, ओनली ट्रेसपास आता है तो सिविल, क्रिमिनल जुड़ जाता है तो क्रिमिनल ट्रेसपास। इसमें 3 बातें हैं, इंटिमिडेट करना, इंसल्ट करना, एनोय करना। यानी किसी के घर में आप इस 3 इंटेंशन से घुसते हैं तो ये कहा जाता है कि आपने क्रिमिनल क्या क्या है, इंटिमिडेशन किया है। फिर आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है ये बताता है 441। 442 कहता है सॉरी हाउस ट्रेसपास कहते बताता है। 442 कहता है 441 बताता क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। उसमें 3 चीजें होती हैं। अब इस क्रिमिनल ट्रेसपास यानी इसके उद्देश्य के साथ आप किसी के घर में घुसते हो तो दैट इज कॉल्ड हाउस ट्रेसपास। तो हाउस ट्रेसपास आ जाता है। फिर हाउस ट्रेसपास आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास छुप छुपाते हुए किसी के घर में घुस जाते हो। फिर 444 कहता है रात में किसी के घर में घुस जाते हो, वो भी छुप छुपाते हुए, यानी वो दरवाजा खोला पीछे से घुस जाते हो। तो 443 के अंदर लर्किंग हाउस ट्रेसपास दिन में हो सकता है और 444 लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट हो सकता है। और 446 हाउस ब्रेकिंग, वो 6 तरीके जिसमें आपको 5 में तो आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, इनडायरेक्ट एंट्री लेते हैं। और 6ठे तरीके में क्या करते हैं, धक्का देकर फोर्स यूज करके उसको बाहर निकाल के एंटर कर लेते हो। तो किसी के घर में बिना उसकी परमिशन से उस रास्ते से गुजरते हो जो कि आपके लिए नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप हाउस ब्रेकिंग करते हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब पनिशमेंट अलग अलग दे रखा है। 441 का पनिशमेंट 447 में है, 442 का पनिशमेंट 448 में है, 448 में है। 443 का पनिशमेंट आपके 453 में है, इसका भी 453 है बेटा, और 445 का भी 453, ये थोड़े अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। और इसका पनिशमेंट 456 में है और इसका भी 456 में है, ठीक है। तो क्या कहा आपके पास, ये दोनों रात वाला आ गया ना। तो ये थोड़ा सा रहता है। और सेक्शन बेस एपीओ के एग्जाम होता है ना राजस्थान में, वहां तो सेक्शन बेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक जनरल रीडिंग आपको देखनी है ताकि आप उसके साथ याद करो। अब आता है इसका अगला क्वेश्चन, आ जाओ 460, 461 और 462, ये तीनों ही टाइटल बेस क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में भी आया है कई बार, हर स्टेट में आते हैं, तो है ना। 461 है ना, उसको एटीएम लिख दो, 461 एटीएम। और 462 कहता है किसी भी क्या बोलते हैं उसी आपराधिक लेन, जबकि वो ऐसे व्यक्ति तो क्या जैसे कस्टडी में कोई चीज मैंने आपको देके गई, ध्यान रखना। तो देखो अगर तुम लेके भाग जाते हो, गायब हो जाते हो, जैसे मैंने तुम्हें एक बॉक्स सूटकेस दिया जिसमें पैसे थे, तुम सूटकेस लेके फरार हो गए पूरा, है ना। और एक मैंने तुम्हें सूटकेस, तुमने अंदर की सारी चीजें ले ली, सिर्फ सूटकेस वहीं पड़ा है, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 462 में। तो उसको बंद पात्र को खोलना, उस संपत्ति में उन्हें विश्वास करते हुए, तो यहाँ पे सजा मिलेगी। फिर आता फोर्जरी, 463 की बात करता है। क्या कहता है फोर्जरी किसे कहते हैं, फोर्जरी जो आती है कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको द्वारा क्रिएट करना, फोर्जरी कहलाती है। और फोर्जरी कैसे बनाई जाती है, 464 कहते हैं मीठा दस्तावेज कैसे बनाया जाता है। देखिए आप अपने नाम का भी फोर्जरी कर सकते हैं, हाँ, आपने साइन चेंज कर दिए तो भी फोर्जरी हो जाएगी। कोई इंटॉक्सिकेंट पे कोई पर्सन है, उससे कोई कागज साइन करा दे तो ये भी फोर्जरी है। किसी अंधी महिला से किसी कागजात पर साइन करा दे, ये भी फोर्जरी है। तो एक मैनर बताए फोर्जरी कैसे हो सकती है, 464 में बताएं। और 465 कहता है फोर्जरी के लिए हम आपको पनिशमेंट देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग कर लोगे। अब आगे वाले मैं आपको कुछ सेक्शंस बताती हूँ। मैं वह हंसती भी हूँ फोर्जरी के लिए, है ना, कि जैसे कि 10,000 का चेक है। अब इस चेक में अगर फोर्जरी करनी है तो आप क्या करोगे, एक जीरो लगा दोगे ना, 1 लाख बन जाएंगे। तो जो आपके वर्ड्स में लिखा हुआ है 10,000 रुपीज, उसको कैसे चेंज करोगे, नहीं कर पाओगे ना, बहुत ज्यादा करेक्शन हो जाएगा। इससे अच्छा है तो इस 10,000 रुपए में आगे 1 लगा दो, 1,10,000। फिर हिंदी में आपके 10,000 तो लिखा हुआ ही है, 10,000 तो वर्ड्स में 1 लाख आगे जोड़ दो, इसमें थोड़ा करेक्शन कम हो जाएंगे, फटाफट हो जाएगा ये। समझ में आया भाई, 10,000 को 1 लाख बनाओगे तो जो वर्ड्स में लिखे हुए उनको कैसे चेंज करोगे, उसको तो बहुत काट छाट हो जाएगी। सिर्फ आगे भी 1 जोड़ दो और उसमें 1 लाख जोड़ दो, तो जो जैसा है 10,000 वैसे रह जाएगा। 1,10,000, 10,000 का ज्यादा फायदा हो जाएगा ना। आप 10 का 1 बना रहे थे, मैंने 10 का 1,10,000 बना दिया। अब इसके आगे जो सेक्शन है उसमें कौन कौन से पढ़ने, ये देखो 468, 471, 477, 479, 486, 489, 489C। ध्यान रखना 489 ABCD है ना, ABCDE, तो ABCD तक की ट्रायल सेशन कोड करता है
और ई की ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है? ये सवाल पूछ लेते हैं। 489 ABCD की ट्रायल सेशन कोर्ट करता है और 489 की जो है मजिस्ट्रेट करता है। 491 जनरल बात करता है आपकी, जहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसी की केयर करने की, देखरेख करने के लिए, फिर आप नहीं करते हो, जैसे NGOs वगैरह चलते हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल होता है, जो भी वहाँ पे आएंगे उनकी केयर करते हैं और फिर आप नहीं करते हो तो सजा मिलती है। फिर आता है आपके पास शादी कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज का ऑफेंस कैसा है? A कॉग्निजेबल, B नॉन कॉग्निजेबल, C क्वाजिवेलेबल, A कॉग्निजेबल, B नॉन कॉग्निजेबल, C कहता है आपके पास A और B दोनों, D कहता है नॉन बेलेबल, D कहता है नॉन बेलेबल। तो अब आप मुझे बताइए कैसा ऑफेंस है, जिसका आंसर भी आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो चैप्टर 20 के अंदर जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट फाइल होती है, FIR दर्ज नहीं होती है। और इसका प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ है? लिखो, इसका प्रोसीजर जो है CRPC के सेक्शन में 198 में दिया गया है, 198 में। ठीक है, 493 अपने आप को झूठा पति साबित करना, मैं तुम्हारा पति हूँ। 494 पहली पत्नी केस करती है और 495 जो है दूसरी पत्नी केस करती है, पहले केस को छुपाने के लिए। 494 में एक इंटरेस्टिंग बात है, और बात ये है कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन 7 साल से आपको पता नहीं कि आपकी पत्नी कहाँ पर है। आपको लगता है तो मर गई या पता नहीं गायब हो गई, क्या आपको कुछ नहीं पता है। 8वें साल आपको एक नई लड़की मिलती है, आप उसको अपनी पूरी कहानी बता देते हो कि मेरी शादी हुई थी 7 साल पहले ना, आज मुझे नहीं पता मेरी वाइफ कहाँ है, मुझे उसका कोई अता पता नहीं है, दिस दैट सब कुछ बता के आप उससे शादी कर लेते हो। तो उसके बाद क्या आपके ऊपर बाइगेमी का केस लगेगा? नहीं, उसके बाद आपके ऊपर बाइगेमी का केस नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, देन आता आपके पास 495 कहता है सेकंड पति, जो पहले शादी छुपाओगे तो, और 496 कहता है झूठी शादी, चाकू लेके ठक मांग भर देना, ऐसे जलते फिरते सिंदूर भर देना, दैट इज अ फ्रॉडुलेंट मैरिज, मंदिर में जाके ऐसे दिखावे की शादी कर लेना, तो 496 है। क्योंकि इसमें सब में आपकी कंसेंट होती है। जब कंसेंट होती है तो रेप तो लगता नहीं है, तो फिर आप क्या होगे, भाई उसने झूठ बोला, तो कैसे साबित करोगे उसने झूठ बोला? तो ये साबित करने का एक तरीका होता है कि आप ऐसे साबित कर सकते हो कि भाई उसने मेरे साथ जो है ये ऑफेंस किया है। ठीक है, 497 अडल्ट्री जो है अब यहाँ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। कौन से केस से? क्या केस का नाम लिखो, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, इसकी पनिशमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, और जल्दी 498 को भी कर दिया जाएगा। 498 कहता है कि शादीशुदा महिला को बहला फुसला कर ले जाना, तो उस हस्बैंड जो आदमी उठा के ले जाएगा उस पर उसके क्या बोलते हैं, वाइफ के हस्बैंड के द्वारा। यानी 498 में विक्टिम कौन है? हस्बैंड होता है। कौन होता है विक्टिम? हस्बैंड होता है। ठीक है, इसको भी हटाने की चर्चा चल रही, जल्दी हटाइए। चैप्टर 28 कहता है क्रूरल्टी, आप सबको पहले से पता है, बस लिख दो, अमेंडमेंट 1983 में हुआ था, अमेंडमेंट 1983 में हुआ था। चैप्टर 20A के अंदर प्रोसीजर जो है CRPC सेक्शन 198 में दिया हुआ है, और इसमें FIR भी हो सकती है और इस पर कंप्लेंट भी फाइल की जा सकती है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फिर आता आपकी डिफेमेशन। डिफेमेशन तो आपके वैसे भी आपको याद है, कोई इशू है नहीं आपको डिफेमेशन का। 499 कहता है डिफेमेशन करना किसी की, उससे पहले केस लिख दो बेटा, 498A का एक केस लिख दो, 498A का एक केस। 498A में लिखो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कहा कि 498A के केस में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होगी फिर डायरेक्ट अरेस्ट होगा। ठीक है, फिर आता 498 एक ऐसा ऑफेंस है कंटिन्यूस चलने वाला, 498 एक ऐसा ऑफेंस है कंटिन्यूस चलने वाला, अरुण कुमार वर्सेस अनिता व्यास, अरुण व्यास वर्सेस अनिता व्यास का केस है। इसके साथ साथ ही राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जिसमें इसके 498A की गाइडलाइन भी पास की गई थी। ठीक है, फिर आता है आपके पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से, उसका जवाब आप चैट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। एक हस्बैंड होता है, उसकी शादी हो रखी, तभी हस्बैंड है वो, इंडिया में उसकी शादी हो रखी होती है, फिर वो आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, वहाँ पे जाके वो सिटीजनशिप चेंज कर लेता है, वहाँ जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है और वहाँ पे दूसरी शादी कर लेता है, वहाँ पे दूसरी शादी कर लेता है। यहाँ पर क्या वाइफ उस हस्बैंड के बाइगेमी के लिए केस फाइल कर सकती है?
क्या वाइफ उस हस्बैंड की बाइगेमी के लिए केस फाइल कर सकती है? ठीक है, और क्या हस्बैंड को बाइगेमी के लिए कंसिडर किया जाएगा? इसका आंसर भी चैट बॉक्स में दीजिएगा। देन आता आपके पास डिफेमेशन, मानहानि 499 से लगा के 502 तक जनरल रीडिंग करनी है। नॉर्मल क्वेश्चन वैसे बहुत कम आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आता है, आप आराम से उसको कर सकते हैं, कोई इशू आएगा नहीं। अब आता है 503। 503 कहता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन करना, एनओई करना, है ना, इंसल्ट करना। तो क्या कहता है? कोई एक्ट और ओमिशन करवाना। क्या कहा? आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनओ या क्या बोलते हैं अभित्रास करके, अपमानित करते, इंसल्ट करके आपसे कोई ऐसा कार्य कराते हैं जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, या ऐसा कोई ओमिशन कराते हैं जिसको करने के लॉ के द्वारा बाउंड है, तो ये कहा जाता है कि आपने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, और इसकी सजा का 506। ये सबको आता है, ये तो सबको आता, कोई इशू है नहीं, इसको पढ़ना है। 504, 505 दोनों के टाइटल याद होने चाहिए, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है। 506 उसके साथ पढ़ ही रहे हो। 507, 508, 509 इन सबको टाइटल बेस्ड पढ़ना है। जब महिलाओं के इतने सारे सेक्शंस बने हुए हैं तो वाई 509, 509 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे आप जेस्चर के थ्रू महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इशारों से। 510 दारू पी के किसी के घर के सामने, ए बाहर निकल, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा, ए पियो दारू, मना नहीं है, बट ऐसे हंगामा मत करो किसी के घर के सामने जाके, नहीं तो 510 लग जाएगा। और 511 अटेम्प्ट करने पर, 511 अटेम्प्ट करने पर। 511 का एक सवाल भी है और एक फेमस केस भी है। 511 का फेमस केस है अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1961 सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन ये है कि एक महिला है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, एक महिला वो प्रेग्नेंट नहीं है, और उसको एक ऐसी दवाई खिलाई जाती है कि यदि वो प्रेग्नेंट होती तो उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता, उसका मतलब अबॉर्शन हो जाता, तो कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ? सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास, एक महिला है, प्रेग्नेंट है, बट उसको एक ऐसी चीज खिलाई गई थी जो उसके अबॉर्शन करने के लिए अपने आप में कंपिटेंट सफिशिएंट नहीं है। एक महिला ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसको एक ऐसा सब्सटेंस खिलाया जाता है, बट वो बच्चे को अडॉप्ट क्या बोलते हैं मिसकैरेज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? एक और क्वेश्चन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, बट 2 मिनट बाद। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के बारे में भी तो जानो। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस 6 साल से पढ़ा रही, 2016-17 में स्टार्ट किया था। थोड़ी छोटी मेहनत करती हैं, आज आप लोगों के सहयोग से आपके सामने हैं। यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन बैचेस भी है। राजस्थान जोधपुर में ऑनलाइन जूम पर लाइव क्लासेस चलाते हैं। क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, आप घर बैठ के भी क्लासरूम जैसे क्लासरूम है, पूरा बैरेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक लाइन समझते हैं वो क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है उसके नोट्स बनवाए जाते हैं, उसमें केस लॉज लिखवाए जाते हैं, जो लेस देन इंपॉर्टेंट होता है उसके कंसेप्ट लिखा जाता है, और जो नॉर्मल होता है बिल्कुल काम करने होता है उसको स्किप भी करते हैं, क्योंकि कानून हमारे जुडिशरी के लिए नहीं बना हुआ है, तो हमें कई चीज़ें छोड़नी होती है। ज्ञाता नहीं बनना होता है, हमें जज बनना होता है। जज बनना न बनना हम में से किसी की किस्मत में पता नहीं क्या है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में है, तो हम वो मेहनत करवाते हैं, एक एक लाइन पढ़ाते हैं, हर शनिवार को टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे नोट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं, लेकिन बोल के सारा हम लिखवाते हैं। और हाँ, जो पढ़ाया जाता है, जिस क्लास में लाइव क्लास होती है जो हमारी, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। आपको एकदम स्कूल की तरह बैठना पड़ेगा। आप कहते हैं ना, कोई भी किसी से मिलोगे तो ये कहेगा बस 6 महीने अपने आप को झोंक दो, बस उसी तरह से झोंक कर ही हम पढ़ाने का काम करते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं देते। मॉर्निंग में बैच का टाइम रहता है 7:30 से 10:30, और इवनिंग में बैच का टाइम रहता है शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक। 2 बैच तो हमारे फिक्स रहते हैं, उसके अलावा जैसे जैसे सब्जेक्ट आते रहते हैं वैसे वैसे हम उसको करते रहते हैं। तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के बारे में और आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपने स्टेट का नाम, जिसकी जानकारी चाहिए उसका नाम लिख सकते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, कैसे पढ़ाते हैं वो सब चीज़ें आप भी तो आपने सुनी रही है, तो वो है। तो आप लोग ज्वाइन करें, आपको बहुत फायदे मिलेंगे उससे ज्वाइन करने से। सबसे अच्छी बात है कंसेप्ट क्लियर होंगे और साथ में आपकी कंटिन्यूटी भी बनेगी। बाकी देखो, जज बनने के लिए पढ़ना तो आप ही को है, वो तो मैं घोट के नहीं पिला पाऊंगी, लेकिन वो कहते हैं ना मुझे कोचिंग जाना है, कहाँ जाऊँ मैं, तो आप हमारे यहाँ पे आ सकते हैं अगर वो करनी है तो, और नहीं तो बाकी यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप कर सकते हैं। मेन कोचिंग होती है जस्ट एक कंटिन्यूटी, साथ में आपके कंसेप्ट क्लियर करने की और साथ में आपकी टेस्ट को लेते रहने की। ये है, आप पूरे इंडिया का भी एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट भी कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग फीस होती है। तो ऐसे करके हम लोग कोचिंग चलाते हैं। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज का आईपीसी का। ए नामक एक व्यक्ति है, वो बी को मारने के लिए जाता है। ए नामक व्यक्ति बी को मारने के लिए जाता है और बी अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है और वो बी को 6 गोली भून देता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि बी तो 6 घंटे पहले ही मरा हुआ पड़ा था,
बी तो 6 घंटे पहले ही मरा हुआ पड़ा था, उसकी गोली से नहीं मरा है। यहाँ ए नामक व्यक्ति ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, यहाँ ए नामक व्यक्ति ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, उसको पता नहीं था, वो तो मारने गया था, तो कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। तो ये 2 वीडियो हैं आईपीसी के, फर्स्ट और सेकंड, ये सारे के सारे जो हैं आपके यूपी और छत्तीसगढ़ में बहुत काम आने वाले हैं। ये आप जब लेके बैठे, साथ में बैरेक लेके बैठे और इसको आपको रिवीजन करें, तो इस तरीके से आप ढंग से करेंगे तो लगभग 3 घंटे में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मेरा वीडियो लगभग 2 घंटे का वीडियो है, तो कुछ साथ साथ आप पढ़ेंगे भी, तो 3 घंटे में आप अपने आईपीसी को रिव्यू कर लेंगे। जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, जो रिवीजन पे चल रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो टाइम लगेगा, उनको तो बहुत डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट यूपी वालों, ऑल द बेस्ट छत्तीसगढ़ वालों। ऐसे ही सीरीज को चलाते रहेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट को आगे कोशिश करूंगी लाते रहूंगी। लेकिन फाउंडेशन बैच पे जो है हम लोग डिटेल क्लास में पढ़ाते हैं, ये जस्ट एक रिवीजन बैच था, इसमें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया गया था। आज के लिए धन्यवाद।